Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम 3 बेहद अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे, खासकर उन पहलुओं पर जो यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी। पहला, भारत के जंगलों की मौजूदा हालत, उनकी सेहत से जुड़ी चिंताएं और संरक्षण के रास्ते। दूसरा, डिजिटल दुनिया का एक बढ़ता खतरा, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, इसके पीछे का तंत्र क्या है और बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025, जो सिर्फ मेडल तक सीमित न रहकर खेल को समाज और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मतलब इरादा रखती है। बिल्कुल। ये तीनों ही विषय पर्यावरण, सुरक्षा, शासन और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी मायने रखते हैं। तो चलिए इन विषयों से जुड़ी जानकारी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसमें सबसे खास क्या है। शुरुआत करते हैं भारत के जंगलों से और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संकल्पों से। पेरिस समझौते के तहत देखिए, भारत का लक्ष्य है 2030 तक करीब 3.4 बिलियन टन कार्बन सोखने की क्षमता तैयार करना। जी हाँ। आसान शब्दों में कहें तो हमारे जंगल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। बिल्कुल काबन सिंह की तरह। हाँ, कुछ समय पहले तक अच्छी खबर ये थी कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा था। 2015 में 24.16% था, वो बढ़कर 2023 में 25.17% हो गया। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे थे। लेकिन तभी आईआईटी कानपुर, बॉम्बे और बिट्स पिलानी की एक साझा स्टडी ने एक नई चिंता सामने ला दी। अच्छा। इस अध्ययन के मुताबिक भारत के जो घने जंगल हैं, उनकी प्रकाश संश्लेषण क्षमता यानी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी वो पिछले कुछ सालों में 12% तक घट गई है। ओहो, 12%, ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का मतलब है पेड़ पौधों की सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाने और ऑक्सीजन छोड़ने की मतलब काबिलियत। इसमें 12% की गिरावट वाकई चिंताजनक है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे घने जंगल जो कार्बन सोखने का सबसे अहम काम करते हैं, वो अब पहले जितने असरदार नहीं रहे। वो एक तरह से कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या वजह बताई गई है? इसके पीछे 2 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। एक तो बढ़ता तापमान और दूसरा मिट्टी में नमी की कमी यानी सूखापन। अच्छा। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसे हम मात्रा बनाम गुणवत्ता का मुद्दा कह सकते हैं। हाँ। सरकारी फॉरेस्ट सर्वे बता रहा है कि जंगल का क्षेत्रफल यानी मात्रा बढ़ रही है, लेकिन आईआईटी की स्टडी कह रही है कि उनकी कार्बन सोखने की क्षमता यानी गुणवत्ता वो घट रही है। यह हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों, खासकर पेरिस समझौते के संकल्पों के लिए एक गंभीर चुनौती है। पर्यावरण खंड के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने अपने ग्रीन इंडिया मिशन GIM के मसौदे में कुछ बदलाव किए हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहले GIM का ध्यान मुख्य रूप से खराब हो चुकी जमीन, करीब 25 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक फिर से हरा भरा करने पर था, अक्सर खाली जमीनों पर पेड़ लगाकर। हाँ, वो टिपिकल प्लांटेशन ड्राइव्स। हाँ, लेकिन अब जो संशोधित जिम है, उसका फोकस सिर्फ खाली जमीन पर पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन इलाकों पर है जो जैव विविधता से भरपूर हैं, जिन्हें बायोडाइवर्सिटी रिच लैंडस्केप कहा गया है। अच्छा, जैसे? मिसाल के तौर पर अरावली की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, मैंग्रोव वाले इलाके, हिमालय के जल ग्रहण क्षेत्र। यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स पर ज्यादा ध्यान। बिल्कुल। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार अब अलग-अलग योजनाओं और विभागों को साथ लाकर काम करना चाह रही है। अच्छा, इंटीग्रेशन। हाँ, जिम को राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति से, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से और कैंपा फंड से जोड़ने की बात है। ये एक तरह का एकीकृत नजरिया है। हाँ, कागज पर तो ये योजना काफी अच्छी लगती है, बहुत होलिस्टिक लगती है। हाँ। पर असली परीक्षा तो इसे जमीन पर उतारने में है, जो शासन यानी गवर्नेंस का एक अहम पहलू है। सही कहा। चुनौतियां क्या है इसमें? पहली बड़ी चुनौती है सामुदायिक भागीदारी। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में करीब 20 करोड़ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे जंगलों पर निर्भर हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। 2006 का वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA इन आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासियों को
जंगल के संसाधनों पर अधिकार देता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सरकारी वन विभाग पेड़ लगाने की योजना बनाते और लागू करते समय इन समुदायों से सलाह मशवरा नहीं करता, उनकी जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज कर देता है। अच्छा, ये तो गड़बड़ है। इससे न सिर्फ अविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह FRA कानून का उल्लंघन भी है। यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि संरक्षण के लक्ष्यों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए। जैसा कि एक पर्यावरणविद ने कहा है, लोगों की भागीदारी के बिना संरक्षण सिर्फ बागबानी है, जंगल उगाना नहीं। सही बात है। लेकिन क्या कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, जिन्हें हम सीख सकते हैं। जैसे उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज को योजना बनाने से लेकर जंगल से होने वाली आमदनी के बंटवारे तक में शामिल किया गया है। अच्छा। छत्तीसगढ़ में बंजर जमीनों पर महुआ के पेड़ लगाए गए, जो स्थानीय आदिवासियों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे मॉडल हैं जहां पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों का विकास साथ साथ होता है, जिसे हम टिकाऊ विकास कह सकते हैं। ये विन विन सिचुएशन हुई। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है पारिस्थितिक डिजाइन, यानी हम किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब? देखिए, दशकों तक वनीकरण का मतलब सिर्फ आंकड़ों का लक्ष्य पूरा करना रहा। हाँ, टारगेट पूरा करना। इस चक्कर में अक्सर एक ही तरह के पेड़, जिन्हें मोनोकल्चर प्लांटेशन कहते हैं, बड़े पैमाने पर लगा दिए गए, जैसे यूकेलिप्टस या बबूल, अकाशिया। हाँ, यूकेलिप्टस का तो काफी सुना है कि वो पानी बहुत पीता है। बिल्कुल। यूकेलिप्टस को तो कई बार पारिस्थितिकी का दुश्मन तक कहा गया है, क्योंकि ये जमीन से बहुत ज्यादा पानी खींच लेता है, स्थानीय पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पनपने नहीं देता और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेलने में भी कमजोर साबित होता है। तो अब क्या बदलाव है? संशोधित GIM में अब स्थानीय यानी नेटिव और उस जगह की मिट्टी और जलवायु के लिए उपयुक्त यानी साइट स्पेसिफिक पेड़ लगाने पर जोर दिया गया है। ये तो अच्छी बात है तो अच्छी बात, लेकिन मुश्किल ये है कि स्थानीय वन विभागों के पास अक्सर इस तरह की विशेषज्ञता की कमी होती है। उन्हें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग और मदद लेने की जरूरत होगी। ये क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक अहम मुद्दा है। सही। और तीसरी चुनौती पैसों की। हाँ, फाइनेंसिंग यानी पैसे का इंतजाम और सही इस्तेमाल, कैंपा फंड। हाँ, कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जी, इसमें पैसा तब जमा होता है जब कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए जंगल की जमीन का इस्तेमाल करती है, उसकी भरपाई के तौर पर। इस फंड में आज 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जमा है। बाप रे, इतना पैसा? हाँ, लेकिन इस भारी भरकम फंड का इस्तेमाल बहुत असंगत रहा है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। दिल्ली का ये उदाहरण लें, वहां 2019 से 2024 के बीच मिले पैसे का सिर्फ 23% ही खर्च हो पाया। सिर्फ 23%? ये तो सीधे सीधे गवर्नेंस की कमी है। बिल्कुल। फंड तो है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। हालांकि कुछ नए और इनोवेटिव तरीके भी आजमाए जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का बायोचार प्रोग्राम, जिसके जरिए कार्बन क्रेडिट्स कमाए जा सकते हैं। अच्छा। या उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को कार्बन बाजार से जोड़ने की कोशिश। ये भविष्य के लिए फाइनेंसिंग के नए रास्ते खोल सकते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है, मतलब साफ है कि हमें सिर्फ ज्यादा पेड़ों की गिनती नहीं बढ़ानी है, बल्कि हमें ऐसे जंगल चाहिए जो मजबूत हों, सेहतमंद हों, जैव विविधता से भरपूर हों और जलवायु परिवर्तन के असर को झेल सकें। एकदम सही। इसके लिए स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलना होगा, उन्हें अधिकार देने होंगे, वन विभाग के कर्मचारियों को नई तकनीक और ज्ञान से लैस करना होगा, कैंपा जैसे फंड्स के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही लानी होगी। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर इसे एक सरकारी कार्यक्रम से आगे ले जाकर एक जन आंदोलन बनाना होगा। ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों SDGs को हासिल करने के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसे अपराध की ओर जो आजकल तेजी से पैर पसार रहा है और हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक नया सिरदर्द बन गया है। ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। हाँ, बहुत सुनने में आ रहा है ये। जरा सोचिए, आपके पास एक फोन कॉल आता है, कॉल करने वाला खुद को CBI, पुलिस या किसी और सरकारी एजेंसी का बड़ा अफसर बताता है। डरावना है। और उसके पास आपका नाम, आधार नंबर जैसी निजी जानकारी भी होती है। वो आपको बताता है कि आपके नाम से भेजे गए किसी पार्सल में ड्रग्स या कोई अवैध सामान मिला है, या आपके बैंक खाते से कोई गैर कानूनी लेन देन हुआ है। अच्छा।
आपको डराया जाता है और फिर कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लगातार बने रहना है। कॉल काटना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अरे, भरोसा दिलाने के लिए पीछे नकली पुलिस स्टेशन जैसा माहौल भी दिखाया जा सकता है और फिर शुरू होता है पैसों का खेल। मामला रफा दफा करने के नाम पर या जमानत के नाम पर लाखों रुपए मांगे जाते हैं। ओहो। डर के मारे कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई इन धोखेबाजों को दे बैठते हैं। ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है इतने बड़े पैमाने पर? देखिए, ये कोई छुटपुट धोखाधड़ी नहीं है। ये बेहद संगठित है, योजनाबद्ध तरीके से और बिना किसी डर के लगभग एक इंडस्ट्री की तरह चलाया जा रहा अपराध है। इंडस्ट्री? हाँ, और सबसे अहम बात, जैसा कि आपने कहा, ये एक सीमा पार अपराध है। यानी इसकी जड़ें भारत से बाहर फैली हुई हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा का भी मामला बना देता है। कहाँ है जड़ें? ये स्कैम्स मुख्य तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, खासकर म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों से चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां बाकायदा स्कैम कंपाउंड बने हुए हैं। स्कैम कंपाउंड? हाँ, बड़ी बड़ी किलेबंद इमारतें जहां से ये सारा गोरख धंधा चलता है। एक तरह की डिजिटल जेलें। पर म्यांमार ही क्यों? दरअसल 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में केंद्र सरकार का नियंत्रण बहुत कमजोर है और वहां स्थानीय हथियारबंद समूहों, जिन्हें एथनिक मिलिशिया या बॉर्डर गार्ड फोर्स BGF भी कहा जाता है, उनका दबदबा है। अच्छा। आरोप है कि यही समूह इन स्कैम कंपाउंड्स को सुरक्षा मुहैया कराते हैं और बदले में मोटी रकम वसूलते हैं। ये अपराध और संघर्ष का एक खतरनाक गठजोड़ बन गया है, जो ऐसे अस्थिर क्षेत्रों में खूब फलता फूलता है। ये तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जहाँ एक तरफ हमारे देश के लोगों को बाहर बैठे अपराधी निशाना बना रहे हैं, हाँ, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी ऐसे कई कॉल सेंटर्स मौजूद हैं जो विदेशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप के लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों को इसी तरह ठगते हैं। हाँ, ये भी एक समस्या है। टेक सपोर्ट स्कैम्स वगैरह। बिल्कुल, ये भी एक संगठित अपराध है जिसपे पूरी तरह काबू पाना अभी बाकी है। ये एक दोहरी चुनौती है। लेकिन वापस म्यांमार और कंबोडिया के उन स्कैम कंपाउंड्स पर लौटते हैं। यहाँ एक बेहद परेशान करने वाली बात सामने आती है। क्या? इन कंपाउंड्स में ये धोखाधड़ी का काम आखिर कर कौन रहा है? ये वहाँ के स्थानीय लोग नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कई देशों के हजारों युवा हैं, जिन्हें वहाँ बंधक बनाकर रखा गया है। ये अपनी मर्जी से वहाँ नहीं है। क्या कह रही हैं? बंधक? बिल्कुल, ये आधुनिक गुलामी का एक विभत्स रूप है, मॉडर्न डे स्लेवरी। हाँ, लोगों को अक्सर बैंकॉक या किसी और शहर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी, जैसे डेटा एंट्री या कस्टमर सर्विस, का लालच देकर बुलाया जाता है। वादे होते हैं महीने के लाख रुपए तक कमाने के। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें धोखे से सीमा पार कराकर म्यांमार या कंबोडिया के इन कंपाउंड्स में ले जाया जाता है। वहां उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती इन स्कैम्स में काम करने पर मजबूर किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड और उससे जुड़ी मानव तस्करी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुकी है। और वहाँ हालात कैसे हैं? कुछ बचकर निकले लोगों ने बताया है कि उनसे दिन में 18-18 घंटे काम कराया जाता है और अगर वे टारगेट पूरा नहीं कर पाते या भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं। ये मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन स्कैम्स में एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है जिसे पिग बुचरिंग कहा जाता है। पिग बुचरिंग, ये कैसा नाम है? ये नाम चीन से आया है, जहाँ पिग का मतलब है शिकार, विक्टिम, और बुचरिंग मतलब उसे धीरे धीरे काटना या लूटना। अच्छा, कैसे काम करता है ये? इसके दो मुख्य चरण होते हैं। पहला, सोशल इंजीनियरिंग। स्कैमर सोशल मीडिया पर एक नकली प्रोफाइल बनाता है, अक्सर किसी आकर्षक महिला या कामयाब बिजनेसमैन की। फिर वो धीरे धीरे आपसे दोस्ती गाढ़ता है, भरोसा जीतता है, कई हफ्तों या महीनों तक बातें करता है। विश्वास जीतना। बिल्कुल। दूसरा चरण है धोखाधड़ी। जब शिकार पूरी तरह भरोसे में आ जाता है, तब स्कैमर उसे किसी आकर्षक लेकिन नकली निवेश योजना, जैसे कोई नई क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पैसा लगाने के लिए उकसाता है। अच्छा। शुरुआत में छोटी रकम लगवाकर थोड़ा बहुत मुनाफा भी दिखाया जाता है ताकि लालच बढ़े, और फिर जैसे ही शिकार बड़ी रकम लगाता है, स्कैमर सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। ओह, और ये पैसा जाता कहाँ है? हजारों करोड़ का घोटाला है ये तो। हाँ, ये पैसा बहुत चालाकी से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाया जाता है।
पहले पैसा शिकार के अकाउंट से कई म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। म्यूल अकाउंट्स? हाँ, मतलब ऐसे लोगों के खाते जिन्हें पता भी नहीं होता कि उनके खाते का इस्तेमाल अवैध कामों के लिए हो रहा है, या फिर वो थोड़े से कमीशन के लालच में ऐसा करने देते हैं। फिर इन पैसों को संदिग्ध फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कंबोडिया के फोनपे का नाम सामने आया है के जरिए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या टीथर में बदल दिया जाता है। क्रिप्टो क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का लेन देन काफी हद तक गुमनाम होता है और इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे चीन के संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स का हाथ हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का एक बहुत ही जटिल जाल है। बाप रे! तो इसका मतलब भारत के लिए ये एक दोहरा संकट है। दोहरा संकट, बिल्कुल। एक तरफ हमारे ही नागरिक इन देशों में फंसाए जा रहे हैं, मानव तस्करी और गुलामी का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जी। दूसरी तरफ उन्हीं बंधक बनाए गए लोगों से जबरदस्ती दूसरे भारतीयों को ठगवाया जा रहा है, जिससे हमारे देश के भीतर आर्थिक अपराध और असुरक्षा बढ़ रही है। वाकई ये एक बहुत पेचीदा समस्या है जिसके समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति की जरूरत होगी। बिल्कुल। समाधान की बात करें तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जा रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी है जागरूकता। हाँ, वो तो है ही। सरकार और पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी करती हैं, अभियान चलाती हैं, लेकिन स्कैमर्स बहुत तेजी से अपने तरीके बदलते हैं। इसलिए इन जागरूकता अभियानों को और ज्यादा गतिशील और अनुकूलनीय, मतलब अडेप्टिव बनाना होगा। लोगों को समझाना होगा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी देकर पैसे नहीं मांगती। सही, और क्या। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है क्षेत्रीय सहयोग। क्योंकि ये एक सीमा पार समस्या है, तो इसका समाधान भी आपसी सहयोग से ही निकलेगा। भारत को आसियान देशों, खासकर थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और चीन के साथ मिलकर कूटनीतिक और खुफिया स्तर पर काम करना होगा। म्यांमार जैसे देशों में सक्रिय एथनिक मिलिशिया पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की जरूरत है। ये हमारी एक्ट ईस्ट नीति की भी एक परीक्षा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को इसमें शामिल करना होगा और इसे सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि आधुनिक गुलामी और मानव तस्करी के एक नए रूप के तौर पर पेश करना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का इस्तेमाल करके अपराधियों और उन्हें पनाह देने वालों पर कार्रवाई की जा सके। ये जरूरी कदम है। चलिए अब इन गंभीर मुद्दों के बाद कुछ सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली बात करते हैं, खेल की। हाँ बिल्कुल, कुछ पॉजिटिव बात हो जाए। हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि अहमदाबाद शायद 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया खबर है। जब भी कोई देश या शहर इतने बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करता है तो आमतौर पर दो बातें होती हैं। एक तो उच्च प्रदर्शन वाले खेलों, मतलब हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर ध्यान बढ़ता है। हाँ, मेडल्स वगैरह। और दूसरा, काफी सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम, सड़कें, होटल्स वगैरह तैयार होता है। जी। लेकिन इसका असली और टिकाऊ फायदा तब मिलता है जब लेगेसी प्लानिंग अच्छी हो। लेगेसी प्लानिंग मतलब खेल खत्म होने के बाद भी जो निवेश हुआ है उसका फायदा आम लोगों को मिलता रहे। खेल सिर्फ टीवी पर देखने की चीज न रहकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो ये लेगेसी प्लानिंग क्या है और ये हमारे देश के विकास, खासकर सामाजिक न्याय और मानव संसाधन विकास के नजरिए से क्यों अहम है? देखिए, कोई भी देश तभी विकसित बनता है जब उसकी आबादी स्वस्थ हो, कुशल हो, जुझारू यानी मुश्किलों का सामना करने वाली, रिजिलिएंट हो और आत्मविश्वास से भरी हो। सही। और यहाँ खेल की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि खेल इन चारों ही चीजों को बढ़ावा देता है। काफी समय तक हमारे देश में खेल को ज्यादातर एक वैकल्पिक खर्च, मतलब डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर माना जाता रहा, कि अगर बाकी जरूरतों से पैसा बचे तो खेल पर खर्च करो। हाँ, या बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बिल्कुल, स्कूलों में बस एक पीरियड। लेकिन अब ये सोच बदल रही है। अब खेल को एक परिवर्तनकारी निवेश, ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। परिवर्तनकारी निवेश? हाँ, यानी एक ऐसा निवेश जिसका असर सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक एकता और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन हमारी एक बड़ी चुनौती रही है
कभी कभार मिलने वाली उत्कृष्टता, जिसे एपिसोडिक एक्सीलेंस कहते हैं। हाँ, ये शब्द सही है। मतलब हम नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल या क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसी कामयाबियों पर खूब जश्न मनाते हैं, जो मनाना भी चाहिए। बिल्कुल, मनाना चाहिए। लेकिन हम खेल और शारीरिक गतिविधियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी पढ़ाई, अपने कामकाज का एक अटूट हिस्सा नहीं बना पाए हैं। हाँ, वो कल्चर अभी पूरी तरह बना नहीं है। शायद इसी चुनौती से निपटने और खेल को लेकर एक समग्र नजरिया अपनाने के लिए भारत सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लेकर आई है। जी। ये पिछली नीतियों से इस मायने में अलग है कि इसका फोकस सिर्फ मेडल जीतने या कुछ चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों यानी एलीट टैलेंट को तैयार करने पर नहीं है, बल्कि ये पूरे खेल पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की बात करती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से खेल में भी सबका साथ सबका विकास वाला नजरिया, ये टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप अप्रोच पे जोर देती दिखती है। हाँ, इस नई नीति के 5 मुख्य स्तंभ हैं जो इसे काफी व्यापक बनाते हैं। क्या है वो? पहला है उत्कृष्टता, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने में आगे बढ़ना। दूसरा, शिक्षा, यानी खेल को स्कूली और उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना। तीसरा, जन भागीदारी, मास पार्टिसिपेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलने के लिए प्रेरित करना, सिर्फ देखने के लिए नहीं। चौथा, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी खेल को एक इंडस्ट्री के तौर पर विकसित करना जिससे रोजगार पैदा हो। और पांचवा, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, यानी खेल का इस्तेमाल सामाजिक बुराइयों को दूर करने, एकता बढ़ाने और चरित्र निर्माण में करना। ये तो काफी विस्तृत है। हाँ, और इसमें एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया है, सापा। सापा यानी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, खेल और शारीरिक गतिविधि। नीति कहती है कि सापा को सिर्फ खेल मंत्रालय का विषय ना मानकर इसे शिक्षा, शहरी नियोजन, स्वास्थ्य देखभाल और यहाँ तक कि आर्थिक नीति निर्माण से भी जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, ये कैसे होगा? मतलब जुड़ाव कैसे होगा? मिसाल के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स पीरियड अब सिर्फ नाम का या खाली पीरियड नहीं होगा, उसे गंभीरता से लागू किया जाएगा। नए शहर या कॉलोनियां बनाते समय खेल के मैदान और पार्क बनाना अनिवार्य होगा। डॉक्टर शायद दवा की पर्ची के साथ रोज आधा घंटा टहलने या खेलने की सलाह भी लिख कर दें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पर। हाँ, ये अच्छा है। और सरकारी बजट में खेल के लिए सिर्फ अलग से पैसा ही नहीं रखा जाएगा, बल्कि दूसरे मंत्रालयों के बजट में भी खेल गतिविधियों के लिए प्रावधान होगा। ये शासन में समग्र सरकारी दृष्टिकोण यानी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नीति खेल को सिर्फ मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का जरिया नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक हित, पब्लिक गुड मानती है। बिल्कुल। जैसे साफ हवा या अच्छी सड़कें, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए। और साथ ही ये खेल को एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी देखती है। फोर्स मल्टीप्लायर सही शब्द है। यानी खेल में किया गया निवेश स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज, कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर डालता है। हाँ। कुछ आंकड़े इस बात को और साफ करते हैं। अभी भारत की जीडीपी में खेल का योगदान महज 0.1% के आसपास है, जबकि विकसित देशों में यह 1% से 6% तक है। बस 0.1%? बहुत कम है ये तो। हाँ, इसी तरह भारत में कुल नौकरियों में खेल से जुड़ी नौकरियां सिर्फ 0.5% है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 4% तक पहुंच जाता है। इस नीति का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2047 तक, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, तब तक खेल का योगदान जीडीपी में कम से कम 2% और कुल नौकरियों में 4% तक पहुंच जाए। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक नया इंजन साबित हो सकता है। और इसमें संभावनाएं वाकई बहुत हैं। रोजगार कहां से आएंगे, सोचिए जरा। खेल का बुनियादी ढांचा, नए स्टेडियम बनाना, उनका रखरखाव, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का डेटा एनालिसिस, फिटनेस एप्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग। हाँ, ड्रीम 11 जैसे, पर सट्टेबाजी नहीं। हाँ, बिल्कुल। फिर ई स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री है। खेल के सामान और कपड़ों का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, खेल से जुड़ी सेवाएं जैसे फिटनेस ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स मीडिया, खेल पत्रकारिता, ब्रॉडकास्टिंग, बहुत स्कोप है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और खेल का सबसे सीधा और गहरा रिश्ता तो स्वास्थ्य से है। बिल्कुल। भारत आज गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर आदि की एक खामोश महामारी से जूझ रहा है। हाँ, ये साइलेंट एपिडेमिक है। देश में होने वाली 60% से ज्यादा मौतें
इन्हीं बीमारियों की वजह से होती हैं। खासकर युवाओं में मोटापा, घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहने की आदत जैसी जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर स्कूलों, दफ्तरों, पार्कों में रोजाना खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तो ये एक तरह का निवारक स्वास्थ्य सेवा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होगा। लोग कम बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। हाँ। एक अनुमान है कि अगर भारत के लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएं, तो 2047 तक देश स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में करीब 15 लाख करोड़ रुपए बचा सकता है। 15 लाख करोड़। हाँ, जैसा कि कहा जा रहा है, इंडिया एक्टिव तो इंडिया प्रोडक्टिव। और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने में भी मददगार है। ये स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक सफल उदाहरण हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। हाँ, ओडिशा मॉडल। एक समय था जब भारतीय हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। तब उड़ीसा सरकार आगे आई और टीम को स्पॉन्सर किया। जी हाँ। उन्होंने भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम जैसा विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कई हॉकी वर्ल्ड कप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आयोजित किए। ये दिखाता है कि अगर राज्य सरकारें ठान लें तो खेल के क्षेत्र में कितना कुछ किया जा सकता है। खासकर इसलिए भी क्योंकि भारतीय संविधान में खेल राज्य सूची का विषय है। बिल्कुल सही। तो फिर केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? केंद्र सरकार राज्यों को प्रोत्साहित कर सकती है, वित्तीय मदद दे सकती है, जैसे 50-50 फंडिंग मॉडल, तकनीकी विशेषज्ञता और ट्रेनिंग मुहैया करा सकती है। नीति में एक नया विचार नेशनल इंडेक्स ऑफ सापा बनाने का भी है। अच्छा, ये क्या है? यह इंडेक्स अलग अलग राज्यों को खेल और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के आधार पर रैंकिंग देगा। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे। यह सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। हाँ, ये दिलचस्प आइडिया है। लेकिन 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ सरकार के प्रयास काफी नहीं होंगे। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत जरूरी है। जैसे चाहे वो स्पोर्ट्स एकेडमियां हों, जैसे JSW स्पोर्ट्स, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फुटबॉल एकेडमी, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हों, या फिर कंपनियों का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड हो, इन सबको मिलकर काम करना होगा। शायद खेल के विकास में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल कारगर साबित हो सकता है। सही है। तो आज हमने 3 अलग-अलग लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात की। हमने देखा कि कैसे हमें सिर्फ ज्यादा पेड़ नहीं बल्कि सेहतमंद जंगलों की जरूरत है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। हमने समझा कि डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराध कितने जटिल और अंतर्राष्ट्रीय आयामों वाले हैं और उनसे निपटना कितना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। और हमने जाना कि कैसे खेल सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखता है। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात साफ उभरती है कि चाहे वो जंगलों का स्वास्थ्य हो, डिजिटल स्पेस की सुरक्षा हो या खेल के जरिए समाज का विकास, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और एक विकसित और टिकाऊ भविष्य के लिए जरूरी हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि इन तीनों ही क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति लाने के लिए क्या सिर्फ अच्छी नीतियां बना देना काफी है, या फिर हमें जमीनी स्तर पर अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी भागीदारी में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है? बहुत सही सवाल उठाया आपने। इसी विचार के साथ इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।